जहाँ आपका हुनर है। आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया था वो बेसिकली गीक गाइड थी, एक नॉट कंप्लीट गाइड बट अ गीक गाइड। ठीक है, क्योंकि हम जिस दौर में हैं ये क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर है। इससे पहले हम जितने भी काम कर रहे थे आइदर वो डेटा सेंटर के रिलेटेड हों या उससे पहले जो PC टू PC एरा था उससे निकलकर हम क्योंकि मॉडर्न एरा में आ रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो मसला है उस पर हम आज जो है वो कोशिश करेंगे कि बात करेंगे। क्योंकि हमारा जो टाइटल था आज का वो भी यही था कि मॉडर्न एरा की सिक्योरिटी के हवाले से जितनी भी इन्वायरमेंट है उससे आपके साथ शेयरिंग की जाए और जो भी उसके रिलेटेड चीज़ें हैं वो बताई जाए। तो ये नॉट अ कंप्लीट के ये वो नहीं है कि हम जो है यहाँ पर समथिंग लाइक के एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, बल्कि एक रोड मैप होगा। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपको रोड मैप पता हो, तो हम वही डिस्कशन करेंगे। ओके, सो ये मेरा कुछ तारुफ है। मैं इस वक्त साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ ग्रीन ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में, दैट इज़ बेसिकली मीज़ान बैंक आप जानते होंगे, उनके अंदर मैं साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। आइदर वो नेटवर्क सिक्योरिटी हो या वेब सर्वर सिक्योरिटी, क्योंकि उनका सारा का सारा काम क्लाउड पर है, तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो मोस्टली क्लाउड सिक्योरिटी है और वेब सर्वर सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी पर इतना मेरा काम ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा मैं सिस्को सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ पिछले 1 साल 1.5 साल से, और AWS कम्युनिटी बिल्डर हूँ और ये हूँ पिछले 9 महीनों से। इसके अलावा जो है कुछ मैंने सर्टिफिकेशंस की हैं, माइक्रोसॉफ्ट की 5 सर्टिफिकेशंस, इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशंस और सिस्को की कुछ और कुछ मल्टी क्लाउड की। और जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि क्लाउड सिक्योरिटी या फिर 3rd जनरेशन की जो सिक्योरिटी है उस पर मोस्टली मेरा काम होता है। ओके, सो आज का हमारा एजेंडा क्या है मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि मैंने फॉर्म के अंदर एक सेक्शन रखा था, वो था कमेंट्स। ठीक है, तो उनमें काफ़ी उन्हें बताया है बिल्कुल कि हमें किस चीज़ के बारे में जानना है, और पूरा उन्होंने, किसी ने एप्रिसिएशन दी है, किसी ने कुछ भी नहीं लिखा, तो लिखना चाहिए जो भी हो। ये कमेंट इसलिए होता है कि आप एक्सपेक्ट हमसे क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने प्री रिक्विजिट्स के अंदर ये एजेंडा पूरा लिखा नहीं था, और उसी कमेंट्स के हिसाब से मैं यहाँ पर स्लाइड्स मैंने बाद में बनाई थी। ठीक है, एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है हमारा कि हम नॉर्मली कोशिश करेंगे कि हम शुरू करें बिल्कुल स्टार्ट से कि साइबर सिक्योरिटी के कितने फेजेस होते हैं, कि आइदर साइबर सिक्योरिटी कहाँ से स्टार्ट होती है, फिर आज हम मॉडर्न एरा तक कैसे पहुँचे, और देन जो है मॉडर्न एरा जो क्लाउड सिक्योरिटी है या क्लाउड कंप्यूटिंग की जो न्यू टेक्नोलॉजी की जो सिक्योरिटी है उसकी कुछ पैरामीटर्स एंड रोड मैप वगैरह पूरा। ठीक है, सो ये आज का हमारा एजेंडा है और कोशिश करेंगे कि हम इसको कंप्लीट पूरा करें। नेक्स्ट करिए। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, या 2 अप्रोचेज हम कह सकते हैं। हमेशा जब भी साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो 2 अप्रोचेज होती हैं सिक्योरिटी की, एक होती है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, एक होती है डिफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी और डिफेंसिव सिक्योरिटी में अगर मैं इसी रियल टाइम एग्जांपल आपको दूं, नॉर्मली आप सब लोग क्रिकेट वगैरह से तो होंगे फैमिलियर, क्या होता है क्या क्रिकेट वगैरह, तो उसके अंदर एक बहुत मशहूर खिलाड़ी है शाहिद अफरीदी, और दूसरा बहुत मशहूर, उससे भी ज़्यादा मिसबाह उल हक। ठीक है,
तो अगर दोनों को आप बाउंसर पे बाउंसर मारेंगे तो दोनों का रिएक्शन अलग अलग होगा। मिसबाह उल हक का जो रिएक्शन होगा वो ये होगा कि वो अपने आप को डिफेंस करेगा, आइदर वो टुक टुक करे या बॉल को छोड़ दे वगैरह, लेकिन अपने आप को अच्छे से डिफेंस करेगा, 2 दिन की टेस्ट मैच के अंदर खड़ा हो सकता है। वो जितने भी आप बाउंसर मारे वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। लेकिन दूसरा जो टाइप होता है वो होता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी का, कि आपको कोई बाउंस मारे आप उसको जवाब दें, ठीक है, आप उसको आइदर छक्का मारें, आइदर उसको किसी भी तरीके से आप उसको रिप्लाई दें अच्छे तरीके से, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वो बाउंस ना मारे, ठीक है। तो ये मेन एक फर्क होता है। अब हम आते हैं इसका यूजेज क्या है, ठीक है। होता क्या है कि आपने विंडो के अंदर डिफेंडर यूज किया होगा, नॉर्मली डिफेंडर विंडो के अंदर होता है। तो विंडो आपको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो जस्ट डिफेंड करता है। वायरस आ गया, आपको एक पॉपअप आ जाएगा, नीचे से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपके मॉलवेयर आ गया या कोई वायरस आ गया, आप इसको खत्म करें। उसकी डिटेल नहीं भेजेगा आपको कि किसने अटैक किया है, किसने मॉलवेयर भेजा है, किसने थ्रेट किया है वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लिनक्स की, तो वो क्या करता है, अगर उस पर कोई अटैक कर रहा है तो उसकी आईपी एड्रेस आपके पास आ जाती है फौरन। तो उसने क्या किया, अटैक किया उसको, और आईपी एड्रेस आपके पास आ गई, उसकी लोकेशन आ गई, उसकी लोकेशन आ गई, आपको बंदा पता चल जाएगा। बंदा आपको पता चल गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेन पर्पस होता है। अगर हम ऑफेंसिव की बात करते हैं तो हम उस फील्ड के अंदर जाते हैं जिसको हम हैकिंग कहते हैं। हैकिंग वगैरह ये जितनी भी चीज़ें, हैकिंग एथिकली हम करनी चाहिए जितनी भी होती है, ठीक है। सो हम ये नहीं कह रहे कि हम जो है वो डिफेंसिव के अंदर रहकर हैकर बनते हैं। डिफेंस भी ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है डिफेंस है, ठीक है। लेकिन ऑफेंसिव क्या होता है कि फॉर सपोज मुझे किसी के बारे में जानना है, मुझे फॉर सपोज वल्नरेबिलिटी एक फाइंड आउट करनी है कहीं से भी, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, मेरा स्टेप ये होगा कि मैं खुद उसको हैक करूं अपने लिहाज से। फिर मैं उसको एक्सेस करूं कि भाई ये मैंने वल्नरेबिलिटी या हैक मैंने कैसे किया, ये होता है एनालिसिस। तो एथिकल हैकिंग बेसिकली जो हम कहते हैं वो ये होती है कि आप खुद अटैक तो कर रहे हैं लेकिन कंपनी के फायदे के लिए कर रहे हैं या उस सिस्टम के फायदे के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो आज का भी मेन फोकस रहेगा ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, डिफेंसिव नहीं है। डिफेंसिव तकरीबन एज सच मतलब अपने आप को डिफेंड करना है, जो भी होता है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें ऑफेंसिव की तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। तो ऑफेंसिव पर हम बात करेंगे और जो फ्यूचर है, कहा जाता है कि हम किस एक रास्ते पर निकलें, किस जगह मतलब ऑफेंसिव की तरफ जाएं या डिफेंसिव की तरफ जाएं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जाएं तो ऑफेंसिव की तरफ ज़्यादा ट्राई करें। ऑफेंसिव के जरिए से आप डिफेंस खुद ही सीख जाएंगे। डेफिनेटली आप खुद को जब अटैक कर रहे हैं, एक फौजी होता है वो जब मैदान में उतरता है तो पहले अपने आप के वो पूरे पहनता है, वो हेलमेट पहनता है पूरा, वो ऊपर से जो भी उसके औजारात होते हैं जितना भी, पहले अपने आप को डिफेंड करता है, उसके बाद जाके दूसरे को करता है। तो आइदर वो VPNs हों, VPNs आप लगाते हैं कि मेरी जो डिटेल्स हैं, मेरी मैक एड्रेसेस हैं, मेरे IP एड्रेसेस हैं, किसी के साथ शेयर ना हो या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। एक्रोनिम्स, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं या आप अपने आप को डिफेंड पहले करते हैं, देन आप आगे जाते हैं आगे। तो हम यहाँ पर जो ज़्यादा बात करेंगे वो डिफेंस ऑफेंसिव की करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ ये फिगर्स हैं कि साइबर सिक्योरिटी का जो साइबर अटैक जो है एवरी 39 सेकंड्स के अंदर एक हो रहा है दुनिया के अंदर। आइदर वो नेटवर्क अटैक हो, आइदर वो जो है वेब अटैक हो या क्लाउड अटैक हो। तो मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब लगा था मीज़ान बैंक के साथ ही ग्रीन्स फिन में, तो वहाँ पर सबसे पहले जो हमारे साथ मसला आ रहा था, हमारे पास कोई बंदा नहीं था जो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि जिसको लैब्स वगैरह पर अच्छे से काम आता हो। तो क्योंकि मैं फिर पहले एक बंदा था वो छोड़ के चला गया, फिर मैं आया, तो हमें क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी तो हमें ज़रूरत थी बंदों की।
तो हमने पेड प्रमोशंस करवाए, पता नहीं क्या क्या करवाए, हर चीज़, इंटरव्यू बहुत अच्छे अच्छे हो रहे थे ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन अगर हम उनसे थोड़ी सी बात कर रहे थे टास्क पर कि भाई ये है, ये आप करके दें, इस वेबसाइट पर ये वल्नरेबिलिटी है, आप काइंडली फाइंड आउट करके दें, तो नहीं कर रहे थे। क्योंकि हमारे अंदर जो लैक ऑफ प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है इस वक्त। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ वो इतनी ज़्यादा हैं इस फील्ड में, हर फील्ड ख़त्म हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी चेंज नहीं हो सकती। एआई का, अभी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर कोई भागम भाग कर रहा है उसके पीछे, ख़त्म हो रही है, एक्सप्लेनेबल एआई आ गई है उसकी जगह। लेकिन यही अगले 4 से 5 साल बाद एक्सप्लेनेबल एआई खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेटा आ जाएगा, ठीक है। तो वो हर फील्ड जो है वो चेंज हो रही है। आप HTML पर थे, PHP पर आए, लारावेल वगैरह, उसके बाद आप आजकल किस पर काम कर रहे हैं, रिएक्ट पर, इसी तरह वर्डप्रेस था, आप फिर मैजेंटो पर आगे वगैरह वगैरह। तो वो पिछली जो जितनी भी चीज़ें वो खत्म हो रही हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी जो है वो आपकी एक ऐसी फील्ड है, वाहिद फील्ड है, टेक्निकल फील्ड, जो कि वो रहती है। अगर वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी हो ना, उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी सिक्योरिटी करे। हम सिक्योरिटी देते हैं ना, दुनिया का सबसे ज़्यादा जो वो इंसान है, सिक्योर इंसान है, वो कौन है, ये बता सकते हैं? हाँ, कौन सा? नहीं यार, सिक्योर नहीं है वो। रशिया का जो है, ठीक है, अमेरिकन से भी ज़्यादा वो उसके पास सिक्योरिटी होती है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो एक फौज होती है, जो भी है, उसके बाद तो वो भी सिक्योर नहीं है, वो भी, उसको भी कोई ना कोई कर सकता है। खतरा, बहुत सारे खतरे हैं, इवन कत्ल भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप 100% सिक्योर हैं। तो आप जब 100% सिक्योर नहीं हैं, तो आपकी कंपनी के अंदर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लाजमी है, 1 या 2 या 3 जितने भी हों। तो बाहर फॉरेन कंट्रीज में एक बहुत बड़ा एक ये पाया जाता है रवाज कि भाई वो तब तक एक कंपनी को स्टार्ट नहीं करते जब तक वो जो है वो उसके साथ एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट ना हो, इंजीनियर ना हो, या जो भी बंदा साइबर सिक्योरिटी की नफरी जब तक ना हो, तब तक वो स्टार्ट नहीं करते। तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि एवरी 39 सेकंड्स के बाद एक अटैक हो रहा होता है। इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं इंटरनेट पर हों या जहाँ पर भी हों, मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहा, ठीक है। हम अगर किसी भी एक चीज़ की बात करें तो तब तक आप वो लॉन्च नहीं कर सकते। ये NCAP एक रिपोर्ट भी है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी की, जो हर साल की एक रिपोर्ट आती है पूरी कि इस साल हमने क्या किया। हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारी लैब्स बनी हुई हैं, NED में लैब है, रिसर्च लैब है, FIA वाले जो चला रहे हैं इवन, और नस्क यूनिवर्सिटी के अंदर एक लैब है, MCS के अंदर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स के अंदर, या बहुत सारे लैब्स हैं पाकिस्तान, लेकिन रिसर्च नहीं होती वहाँ पर भी ज़्यादा। आजकल थोड़ा बहुत उनके ऊपर सख्ती आ गई है, तो वो अच्छे खासे कुछ रिसर्चर्स उठा रहे हैं और काम करवा रहे हैं। नहीं तो हमने सिंपली हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर कुछ भी कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई वो वार्निंग नहीं आ रही होती। तो लेकिन ये फ्यूचर ये नहीं है, फ्यूचर बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर के अंदर रिसर्चर्स हैं या साइबर सिक्योरिटी के जितने भी कंसल्टेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी बहुत डिमांड है। और बात करूँ अगर डिफेंसिव की नहीं इतनी ज़्यादा डिमांड, ऑफेंसिव की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप उसकी तरफ जाएंगे तो आप पहले आपको वेब सिक्योरिटी की तरफ थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा, फिर आप क्लाउड की तरफ डेफिनेटली जाएंगे। तो ये फिगर्स हैं कुछ, डेफिनेटली थ्योरेटिकल हैं, लेकिन आपसे शेयर भी करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो एक एक को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट काइंड ऑफ ये एक मोटिवेशन के लिए मैंने ऐड किए हैं। नेक्स्ट करिएगा। अच्छा, उसके अलावा 5 मोस्ट सिक्योर कंट्रीज दुनिया के अंदर कुछ ही हैं। फ्रांस है, US है, जापान, UK एंड सिंगापुर। अब आप सीखते हैं, हम लोग सीखते हैं नॉर्मली, तो किसी न किसी को तो अटैक कर रहे होते हैं। मैंने क्यों लाया बेसिकली, हम जब सीखते हैं YouTube पर, तो YouTube वाला जो है, YouTube पर तो नॉर्मली आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे सिक्योरिटी के या जो भी है, लेकिन वैसे भी अगर आप बात करें तो आप जब सीखते हैं कोई भी चीज़,
तो आप नॉर्मली किसी न किसी को अटैक कर रहे होते हैं सीखने के लिए, यार मैं, तो आप कोशिश करें कि इन 5 पर तो हाथ ही नहीं लगाए ना, ठीक है, आपका कंप्यूटर वैसे ही उड़ जाना है। अच्छे खासे इनके फायरवॉल्स हैं और इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि आप सिर्फ उनको एक डॉस का एक मैसेज करोगे ना, आपकी आईपी वहीं के वहीं उनके जो है ना ब्लॉक कर देगा आपकी, तो आप नहीं आगे जा सकते नॉर्मली। हाँ, आपके पास अच्छे खासे आपके पास टेक्निक्स हों, अच्छी खासी जो है आपके पास एक वर्क हो, उसके बाद आप इनको छेड़ें, नहीं तो आप इनको तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाएं ना। लेकिन आप किनको हाथ लगाएं, आप इन सबको हाथ लगाएं, जिसमें हमारा मोहसिन पाकिस्तान भी है, ठीक है। तो आप, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो हमारी अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज़्यादा जो अनसिक्योर वेबसाइट्स हैं वो एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं। इवन हमें एक टास्क मिला था नस्ट यूनिवर्सिटी का, तो नस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तकरीबन मानी जाती है। तो उसके अंदर एक बेसिकली इंटरव्यू मैंने दिया था, जो मैं आपसे बात कर रहा था, लैब जो है पहिए वाली वहाँ पर। तो मुझे उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन इंटरव्यू हमारा चल रहा था और बैंडविड्थ भी काफ़ी जूम ले रहा होता है, जूम पर मेरी मीटिंग थी। तो मुझे कहा कि आपका इसी के दौरान ही आप इसको जो है, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 वल्नरेबिलिटीज़ हैं और तीनों के तीनों मुझे फाइंड आउट करके दो। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा सर जितना मुझे पता है इसके अंदर 3 नहीं है, इसके अंदर 13 से 14 होंगी कम से कम, तो आप मुझे ये बताएं कि उनमें से मैं आपको कौन सी निकाल के दूँ, ठीक है। तो मतलब ये उसकी बात चल रही है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और रिसर्चर, और हाँ, साइबर सिक्योरिटी की जहाँ तक हम बात करें, पाकिस्तान के बड़े बड़े जितने भी साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट या जो भी बड़े बड़े इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स निकले हैं, वो नॉर्मली वहीं से ही होते हैं। और उनके पास, क्योंकि उनके पास लैब्स हैं, पाकिस्तान में 3 या 4 लैब्स हैं, NCAP करके, ऐसे फुल फॉर्म पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल जिनमें सबसे जो हेडक्वार्टर है वो NCS है, नस्ट यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो मुझे कह रहे हैं कि 3 हैं इसमें, आप मुझे बताएं। तो मैंने उसको उसी वक्त ही बताया कि भाई ये हैं, यहाँ करके मैं निकाल के दे दी और बात खत्म। तो ये बात है यहाँ पाकिस्तान की। तो इनके अलावा कुछ और भी हैं, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँ, इंडिया की भी इतनी अच्छी सिक्योर नहीं होती वेबसाइट। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, हम पेन टेस्ट नहीं करवा रहे होते हैं वेबसाइट को, हम पेन टेस्ट नहीं करवा रहे होते, हम चेक नहीं करवा रहे होते कि भाई हमारे इस वेब सर्वर के अंदर कौन कौन से मसाइल हैं, आप मुझे बताएं। एक पेन टेस्टर क्या करता है, वो खुद अटैक करता है, अटैक करके देखता है कि यार मैं एक्सेस कर चुका हूँ या नहीं, एक्सेस किया है तो किस तरह से किया है, वो पूरी एक रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट बनाकर वो कंपनी को दे देता है और कंपनी ताकि उसको सही कर सके। तो ये पेन टेस्टर्स की कमी यहाँ पर है। और आइलैंड के अंदर तो ये है कि तब तक आप कोई वेबसाइट ऑनलाइन नहीं कर सकते, होस्ट नहीं कर सकते, जब तक वो आपके पास सर्टिफिकेट ना हो कि हमारी वेबसाइट जो है पेन टेस्ट, एक अच्छे एफिलिएटेड पेन टेस्टर से पेन टेस्ट हुई है, तब तक आप नहीं वहाँ पर होस्ट कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास क्या, बहुत बड़े बड़े मुल्कों के पास और के पास भी नहीं, लेकिन वहाँ पर ये रुझान है कि बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज होती हैं वो नॉर्मली रख देती हैं अपना बंदा और वो टेस्टिंग कर रहा होता है नॉर्मली जो भी हो रहा होता है, और फायरवॉल्स अच्छे लगा रहे होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो, अगर आपके फायरवॉल्स अच्छे हैं या जो भी है तो आप सिक्योर हैं, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि कमरे के अंदर गर्मी आ रही है, हालांकि AC बहुत सारे लगे हुए हैं, फिर भी गर्मी हो रही है, उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी हम वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे कि भाई गर्मी किस वजह से होती है, तो आपको पता चलेगा यार रोशनी की वजह से गर्मी आ रही है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक पर्दा लगा देंगे पतला सा जो भी हो, तो आपको गर्मी पता चलेगा थोड़ी कम हो रही है। दोपहर के अंदर नॉर्मली गर्मी इसलिए आती है ना कि बाहर से एक तपिश आ रही होती है जो भी है, आप फिर भी अगर आपको गर्मी लगेगी आप थोड़ा सा मोटा लगा दें पर्दा, ऐसा ही है। तो एक वल्नरेबिलिटी छोटी हो या बड़ी हो, फॉर सपोज यहाँ पर आपका पर्दा भी है लेकिन पतला पर्दा है, वहाँ पर भी पतला, वहाँ पर पतला, तो ये एक वल्नरेबिलिटी तो है लेकिन छोटी सी वल्नरेबिलिटी है कि वो पतला है सिर्फ पर्दा। लेकिन ये 4 अगर आपके पास खिड़कियाँ हैं और चारों पर जो है वो छोटी पतली पतली पर्दे लगे हुए हैं, पतले पतले, तो वो मिलकर एक बड़ी वल्नरेबिलिटी बन सकती है, बनती है डेफिनेटली।
तो होता क्या है कि वल्नरेबिलिटीज जो है वो छोटी छोटी भी मिलकर एक बड़ी बन जाती हैं। तो इस वजह से अगर छोटी भी वल्नरेबिलिटी मिल रही है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस वजह से अगर जब भी ट्राई करें आप, जब भी मौका मिले, तो हैंड्स ऑन तो जाहिर सी बात है करना होता है आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैंड्स ऑन ही नहीं करें। हैंड्स ऑन के लिए 2-3 वेबसाइट्स हैं, वो आखिर में बताऊंगा, वहाँ पर आप करें। अगर बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको रियल टाइम करना है तो आप इनमें से कोई कंट्रीज उठाएं और करें, आगे करें। अच्छा ओके, सो मैंने बताया कि हम इस वक्त जो है क्लाउड पर चल रहे हैं। इससे पहले हम कहाँ पर थे? इससे पहले हम 1 to 1 बातें कर रहे होते या 1 to many बातें कर रहे होते थे। एक पीसी था, वो बहुत सारे पीसीज के साथ बातें कर रहा होता था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि आपकी जो है ना कोई भी एक लॉजिकल चीज़ हो जो कि एक जगह से दूसरी जगह वो खुद ही बता रहा हो। तो उसके बाद इंटरनेट का एरा आया, जिसमें सर्वर्स थे, पीसीज, तो नेटवर्क पूरा हम बना रहे थे, जो कि 1 to many कम्युनिकेशन अगेन थी। लेकिन उसके अंदर हम बात कर रहे थे एक लॉजिकल की, लॉजिक्स की हम बात करते हैं। एक आईपी एड्रेस लगाई, जहाँ पर भी बंदा बैठा हुआ है वो चीज़ देख रहा है या पढ़ रहा है, जो भी कर रहा है। तो अब हम आए क्लाउड पर। क्लाउड पर जब हम आए तो मैं नॉर्मली एक एग्जांपल दे रहा होता हूँ कि आप जब भी पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं तो आप क्यों बनाते हैं पिज़्ज़ा? खाने के लिए बनाते हैं, ओके। तो मेहनत कितनी लगती है? बहुत ज़्यादा। तो आप क्या करते हैं? आप जाते हैं खुद ही और कहीं ना कहीं शॉप पर जाके खा लेते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स आप क्या करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें जो पिज़्ज़ा के अंदर यूज़ होती हैं, उसका ब्रेड, उसका जो भी होता है, जितनी मटेरियल्स, वो सारी आपने लाई मार्केट से। उसके बाद आपने अपनी फैमिली को दी, उन्होंने ओवन पर रखा, उन्होंने पकाया, और ये एक पूरा प्रोसीजर है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा, आपको पक्का नहीं है कि वो कच्चा मतलब एक सड़ा हुआ पिज़्ज़ा बन रहा है या आपको परफेक्ट पिज़्ज़ा मिल रहा है या जो मिल रहा है। हो सकता है परफेक्ट पिज़्ज़ा बन जाए, हो सकता है कच्चा बन जाए, हो सकता है पक्का बन जाए, हो सकता है सड़ ही जाए बिल्कुल। तो प्रोबेबिलिटी ये है नेटवर्किंग की। मैं यही है आपका ऑन डिमांड नेटवर्क, जितना भी हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आपने पिज़्ज़ा लिया, बनाया, अब उसमें आपकी सारी चीज़ें बच गई, आपको ना मेहनत करनी पड़ी, आपको ये भी डर नहीं है कि भाई ये कच्चा है, पक्का है या सड़ा हुआ है। सड़ा हुआ होगा आप वापस करेंगे जाकर उसको, ऐसा ही है। तो आपकी बहुत सारी, तो ये क्लाउड एक वही चीज़ है, बनी बनाई आपको चीज़ मिलती है, और आप अगर कोई गलती हो रही है उनसे तो आप उनको एक टिकट जनरेट करेंगे, आप उनको बताएंगे कि भाई ये आपका मसला है, आप ठीक करिए खुद ही। तो एक क्लाउड का बहुत बड़ा एक मसला है। बहुत सारी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज से मिलकर एक जो है आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो सिक्योरिटी का होता है। जब भी आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरा ही सिक्योरिटी का है। तो उसी पर ही हम बात करेंगे। अब हम सिक्योरिटी क्लाउड पर आते हैं, ठीक है। ये पूरा एक इंट्रो था। अच्छा, तो ये जस्ट एक जो भी मैं अगर बात कर रहा हूँ वो बात आइदर प्रूफ भी है या नहीं है, तो उसके लिए ये है कि एवरी डे पर आपका एक ना एक क्लाउड पर भी अटैक हो रहा होता है, और उनके कुछ स्नैप्स हैं, ठीक है। फॉर सपोज SSRF एक अटैक है जो कि फॉरगेरी इसको हम बोलते हैं नॉर्मली। वो अटैक है, वो अटैक किसी ने किया, उसकी रिपोर्ट है। ये सारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ एक एक करके मैंने नहीं लगाई, नहीं तो मैं एक एक करके दिखा दे, काफ़ी टाइम लगता। तो ये एक मोटिवेशन थी कि हाँ बहुत सारे अटैक्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बंदा जो है बोल रहा है और बस ऐसे ही कि अटैक हो रहे हैं, क्लाउड तो बड़ा सिक्योर होता है, ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनली जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पर भी ये है। आगे करिएगा। उसके अलावा एक और मैं आपको बता रहा हूँ उधर ही के लिए कि ऐसी जो रिपोर्ट्स होती हैं, HackerOne एक वेबसाइट है, HackerOne ONE1 एक वेबसाइट है। वो आप अगर एंथुसियास्ट हैं, आपके मुझे आगे बढ़ना है हैकिंग के हवाले से, हैकिंग नहीं सिक्योरिटी के हवाले से या जो भी है, तो आप HackerOne खोलें। उस पर डेली बेसिस पर रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, उस पर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ आ रहा होता है। तो उसमें आपका फ़ायदा क्या होगा? बेसिकली आपका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आप पढ़ेंगे, आप न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू ट्रिक्स, न्यू अटैक्स, न्यू वल्नरेबिलिटीज़ का आपको पता चलता रहेगा। या आप याद रखिएगा, वल्नरेबिलिटीज़ जो 90s के ज़माने में थी वो आज बिल्कुल नहीं हो रही यूज़। इवन 2010 की जो वल्नरेबिलिटी है वो आज नहीं है।
ठीक है, वल्नरेबिलिटीज बढ़ती रहती हैं, मतलब बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। और वल्नरेबिलिटीज तो पता है ना सबको क्या होता है, क्या होता है? हाँ, चांसेस, ओके, और कमजोरी, एरर, ठीक है, जिस वजह से अटैक हो रहा है। एक पाइप है, एक जगह से दूसरी जगह मुझे पानी पहुंचाना है तो मैं पाइप का यूज करूंगा। अगर उस पाइप में प्रेशर खत्म हो गया है तो हम ढूंढेंगे कि भाई कहाँ से वो लीक है पाइप, तो वो जो लीक है वो बेसिकली वल्नरेबिलिटी है, तो हमें उसको जोड़ना पड़ता है। तो यहीं से अटैकर घुसते हैं, इन्हीं वल्नरेबिलिटीज से अटैकर घुसते हैं, और यही वजह बनती है एक किसी भी चीज़ को अटैक करने के लिए। तो ओके, सो ये किल चैन है। किल चैन बेसिकली बोलते हैं बैटल प्लान। प्लान आपका क्या होता है, एक क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए वो क्या क्या चीज़ें करता है कि जिसकी वजह से एक चीज़ अटैक हो रही होती है। तो इस क्लाउड के लिए है, नॉर्मली नेटटेक के भी स्टूडेंट्स होंगे तो उनको मैंने वेब सर्वर्स की बताई थी, पूरी जितनी भी मेथडोलॉजी वगैरह है, तो मैं थोड़ी सी वो क्विकली दिखा दूँ, लेकिन वो फिर साइड करना पड़ेगा। ओके, 3 फेजेज होते हैं, मैं वैसे ही बता देता हूँ बदली। 3 फेजेज हमारे बनते हैं। पहला होता है जब भी आप किसी चीज़ को अटैक करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। आपने मूवीज़ देखी हैं तो हीरो जब किसी को, हीरो जो होते हैं उसको जब मारने के लिए प्लान होता है तो वो प्लान कैसे किया जाता है? प्लान ये किया जाता है, उसकी पहले घर की फैमिली देखते हैं, कितने बच्चे हैं, क्या है क्या नहीं है, घर कहाँ पर है, सुबह को कहाँ से आता है, शाम को कहाँ से जाता है, वगैरह वगैरह। ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये हम गैदर इसलिए करते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम एनालाइज करते हैं दूसरे नंबर पर कि इनमें से सबसे ज़्यादा फिजिबल टाइम कौन सा है कि जिस पर हम उसको अटैक करें, ठीक है। और तीसरा फिर जाके हम अटैक करते हैं। तो अटैक करना, फॉर सपोज मुझे दानिश को अगर थप्पड़ एक मारना है और ये एक बहुत बड़ा अगले 5-6 साल बाद बड़ा बंदा बन जाएगा इंशाल्लाह, तो वो हो सकता है इसके साथ 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स हों, तो मैं इसको थप्पड़ नहीं मार सकता, वो तो वैसे ही मुझे पकड़ लेंगे। तो होगा क्या कि मैं इसके बारे में जानूंगा पहले, यार ये अकेला कब होता है, मैं इसका देखूंगा यार, हाँ यार ये सुबह सुबह को वॉक करता है, अकेला बंदा कर रहा है, तो उस वक्त मैं इसको थप्पड़ मार सकता हूँ। इसके अलावा शाम को यार यहाँ पर होता है, अकेला होता है, यहाँ पर वो गोलगप्पे खाने जाते हैं तो अकेला होता है, ठीक है। तो कोई एक फिजिबल टाइम में देखूंगा, उस फिजिबल टाइम के अंदर मैं पहुंचूंगा और उसको फौरन से थप्पड़ मार। अब इसके अंदर जो मुझे थप्पड़ मारने का जो एक टाइम है वो सिर्फ 5% का टाइम है, लेकिन एक प्लानिंग जो बनाई गई है, प्लानिंग असल चीज है। तो प्लानिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, उसके बाद हम उसमें से एक्सेस कर रहे होते हैं कि अब हमने तो चलो वल्नरेबिलिटीज मतलब इंफॉर्मेशन सारी हमें मिल गई, अब हमें ढूंढना होता है कि इन सारी इंफॉर्मेशन में से वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाए। उसके बाद हम एक्सप्लॉइट क्या होता है पता है? अटैक करना, फायदा लेना, फायदा हासिल करना, एक्सप्लॉइटेशन। तो 3 फेजेज है, नंबर 1 इंफॉर्मेशन गैदरिंग, नंबर 2 वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, नंबर 3 एक्सप्लॉइटेशन। फाइन, ये 3 तरीके होते हैं नॉर्मल वे में अगर हम हैकिंग करें। अगर हम क्लाउड की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो दो जो फेजेस हैं, अगेन ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग अगर हम टेक्निकली बात करें वेब सर्वर्स की, तो वेब सर्वर के अंदर हम प्रोटोकॉल्स देखते हैं, आईपी एड्रेस देखते हैं, मैक एड्रेस देखते हैं, ये चीजें हम देखते हैं, उसके बाद हम अटैक कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हम कौन कौन सी डीएनएस देखते हैं, हम इन्यूमरेशन उसकी करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी हम पहले फाइंड आउट करते हैं। ये एक मेथडोलॉजी, बहुत अहम चीज है ये। अगर आपको मेथडोलॉजी आ गई आप हर चीज कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर गैदर करनी है जो चीजें, वो सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें हैं, दैट्स इट। और ये कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगी ना, लेकिन अब वेब सर्वर्स की 20 नहीं होती। वेब सर्वर को आप जब इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो आपको कम से कम 50 से 60 चीज़ें गैदर करनी पड़ती हैं। तो क्लाउड के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि क्लाउड के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप गैदर नहीं कर सकते, किसी की हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। और सपोज हमारी भी ईमेल है,
फेसबुक की आईडी है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप ये भी आपकी चीज़ किसी को नहीं बता सकते, पासवर्ड किसी को नहीं पता होता। लेकिन पब्लिक क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपकी एजुकेशन, आपका वर्क स्टेटस, ये सारे जो है वो पब्लिक हो रहा होता है। तो ये वो चीज़ें जो पब्लिक के अलावा हैं लेकिन आपको चाहिए होती हैं किसी भी चीज़ को अटैक करने के लिए। तो ये सब वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड्स भी जो आपने ईमेल्स दी हैं उन पर आपको पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आप देखिएगा, जस्ट काइंड ऑफ कि मैं एक एक चीज़ का एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है। डीएनएस क्या होता है, फिर हम अगर इन्यूमरेशन है, एसएसआरएफ क्या होता है, फला 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 फला, तो उस पर हम नहीं जा रहे। हम ये जा रहे हैं कि अभी ये चीज़ें ऐसी हैं, ये फेजेज हैं और ये उनमें चीज़ें आती हैं, ये सब आपको चाहिए। उसके बाद जाके आप उस एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं, और उसके बाद आप जो है उसकी रिपोर्ट बना रहे होते हैं कि भाई ये आपकी वल्नरेबिलिटीज थी, इनको आप सही करिए, आगे करिए। अच्छा, ये कुछ लिमिटेशंस हैं। देयर जो इस वक्त जो पब्लिक क्लाउड्स हैं जो नॉर्मली मशहूर हैं वो 3 हैं, आपको पता होगा कौन कौन से हैं, एज़्योर और जीसीपी गूगल का और AWS अमेज़न का। तो हम तीनों की बात करेंगे, ठीक है। हर क्लाउड की अलग अलग लिमिटेशंस हैं। उसकी वजह ये है कि हर क्लाउड का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो अलग अलग है। AWS जहाँ पर लैम्डा यूज़ करता है वहाँ पर हम GCP और उसके अंदर लैम्डा नहीं यूज़ कर रहे होते नॉर्मली, ठीक है। तो हर किसी के स्टेटस एक अलग है, तो उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी एक अलग होती हैं। तो इसके अंदर आप सबसे पहले ये है कि रूट 53 DNS क्या होता है, DNS पता है, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। वो क्या काम कर रहा होता है, और वो बता रहा होता है चेंजेस, ओके। तो इसके अंदर इसमें जो है ना मल्टीपल चीज़ें, हम जब भी वेब सर्वर्स की बात करते हैं तो वो फौरन DNS पर अटैक करता है, DNS की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन कभी भी आप क्लाउड में जो है वो DNS की रिपोर्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि रूट 53 एक उसमें लगा हुआ है, एक एल्गोरिथम है बेसिकली, जो कि उसको आपको फौरन से रोकेगा कि आप DNS की तरफ जा ही नहीं सकते। कल एक ईमेल आई थी हमारे यहाँ ही, क्योंकि कस्टमर्स के साथ ज़्यादा होता है, कोई भी किसी ने भी चीज़ प्लेस कर दी, ऑर्डर कर दी, तो एक कल आई थी, उसने क्या किया था, अपने आप को स्पूफ कर दिया। स्पूफ ये किया कि फॉर सपोज ऑर्डर तो कर दिया, ऑर्डर किया और उसने अपनी ईमेल को जो है ना, फॉर सपोज मेरी ईमेल है ataullah@gmail.com फॉर सपोज, ठीक है। तो उसने क्या किया, अताउल्ला भी छोड़ दिया और एक नॉर्मली फॉर सपोज कर लिया honor@example.com, और उसके बाद वो उसने ईमेल हमारे पास आ गई कि इस बंदे ने आपका एक ऑर्डर किया है, आप उनको ये चाहिए, और उसने इस ईमेल से ऑर्डर किया। तो फ़ौरन जो है वो डेवलपर की कॉल आ गई कि मुझे ये ईमेल आया। तो अब हमने जब देखा तो DNS पर रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगी हुई थी, DNS की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उस पर रिस्ट्रिक्शन ही नहीं थी। कोई भी आ रहा था उसको स्पूफ करके, फॉर सपोज मेरा नाम अताउल्ला है, उसके अंदर मैं चेंज करके अताउल्ला की जगह दानिश करके मैं भेज रहा था कोई भी SMS। तो ये छोटी छोटी वल्नरेबिलिटी। अब वल्नरेबिलिटी क्या थी, उसका हल क्या था, उसका हल सिर्फ और सिर्फ इतना था कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक लाइन हमने ऐड करनी थी, वो नो वाली, कि ऐसे ऐसे जितनी भी स्पूफिंग की ईमेल्स आए वो नो करें आप। एक लाइन भी नहीं, आधी लाइन होती है वो। उस आधी लाइन की वजह से कोई भी बंदा अगर ऑर्डर कर रहा है तो वो उस ईमेल के थ्रू कुछ भी ऑर्डर करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा, उसकी पेमेंट नहीं कटेगी, और कितना नुकसान हो गया एक कंपनी को। तो वल्नरेबिलिटी हमेशा से छोटी होती है, उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। वल्नरेबिलिटी छोटी होती है, उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। तो ये चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस पर डॉस नहीं आप कर सकते, स्पेशली AWS पर। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों और पर भी कर सकते हैं, इस पर भी है, लेकिन आप इस पर जो है ना नॉर्मली आप डॉस कर सकते हैं। GCP की इतनी वो डॉस क्या होता है पता है, डॉस ये होता है DDoS है डॉस, कि आप जो है किसी भी चीज़ को तंग कर रहे हो उसके बाद आप कोई भी फ़ायदा उठा लें, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। कैसे हम कर रहे होते हैं अटैक, कि फॉर सपोज एक बंदा है, दानिश है, या आप मैं हूँ यहाँ पर खड़ा, तो मैं कह रहा हूँ यार किसी को भी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ ले। तो क्या आप कर रहे हैं कि 3-4 बंदे मिलकर ही मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं इनका समझूंगा ना उनका समझूंगा ना, मैं चारों का नहीं सवाल समझ सकता। लेकिन वही चीज़ अगर एक एक बंदा करके करेगा तो मैं सबका समझ सकता हूँ, तो लेट ज़रूर लगेगी।
तो डॉस अटैक क्या होता है कि हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं और वो बिजी हो जाता है, किसी का भी सही तरह सुन नहीं पाता। मैं अगर अपनी बात करूँ तो वो क्या कहता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, मैं किसको क्या करूँ, किसको जवाब दूँ, और पीछे से हम अपने काम की चीज़ अटैक कर लेते हैं आराम से, क्योंकि बिजी हो गया ना वो। हाँ, तो उसके बाद हम बात अगर करें जीसीपी की, तो उसके अंदर नॉर्मली हम ये नहीं कर रहे होते, उसके अंदर इसके अंदर है ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने अभी तक वो, क्योंकि सबसे जो कम पब्लिक के लिए यूज़ होता है ना वो क्लाउड, वो जीसीपी है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है अमेजन का, AWS, उसके बाद एज्योर का आजकल, लेकिन अगले 2-3 साल में नंबर 1 पे एज्योर आ जाएगा, जो इनकी जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हैं और इनको हमें जो है इन तमाम लिमिटेशन को फेस करना पड़ेगा जब भी हम हैकिंग कर रहे होंगे क्लाउड की स्पेशली। आगे चलिए, ये जस्ट इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप जब सीखेंगे तो आप पहले प्री रिक्विजिट्स बताऊँ कि यहाँ पर हमने नहीं जाना और यहाँ पर हमने जाना है। ठीक है, तो मैंने शुरू में कहा था कि हम रोड मैप बता रहे हैं, नॉट कि हम करके बता रहे हैं ये इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर हुई तो हम करके भी दिखाएंगे, कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता तो क्लाउड के कैसे आपने स्टार्ट करना है थोड़ा बहुत। ये नॉर्मली बहुत सारे ऐसे होंगे अभी तक जिन्होंने क्लाउड कभी यूज़ नहीं किया होगा, तो अभी मैं फ्री आपको लास्ट में कुछ एक्सेस, कुछ रिसोर्सेज दूंगा जहाँ से फ्रीली आप यूज़ कर सकते हो सीखने के लिए क्लाउड। ठीक है, एज्योर का, नॉट AWS या वो एज्योर का, क्योंकि मैं फ्री आपको दे दूँगा। अच्छा, अलाउड, आप कुछ ऐसी चीज़ होती हैं कि अब मुझे क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन तो पता चल गई, ये थी लिमिटेशन भी पता चल गई, ये हैं, अब हमें करना क्या है आखिर, व्हाट वी कैन डू, टेस्ट योर ओन EC2। EC2 क्या होता है पता है? EC2, अच्छा, EC2 को मैं वर्चुअलाइजेशन कह सकता हूँ, वर्चुअलाइजेशन कह सकता हूँ। नॉर्मली हम जब क्लाउड की बात करते हैं तो EC2 तकरीबन वही काम कर रहा होता है, जब हम नेटवर्किंग या किसी भी चीज़ वर्चुअल चीज़ कर रहे होते हैं तो वही एक काम कर रहा होता है EC2। एक इन्वायरमेंट है, स्पेशली ये यूज़ होती है, AWS वालों ने ट्रम स्टार्ट की थी, उसके बाद जो है ट्रम्स अलग अलग हैं, काम एक ही है सबका, तो वो अलग अलग सारा कुछ होता है, तो EC2 हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेट गेटवेज, नेट का पता है, NAT क्या होता है? इससे पहले एक और चीज़ है, उस पर पहले बात कर लेंगे, बाकी स्लाइड में आती फिर हम नेट कराते हैं। ठीक है, तो नेटवर्किंग की कुछ टर्म्स हैं, हमेशा जो है ना वो क्लाउड पर आप जब भी जाएं तो उससे पहले थोड़ी बहुत नेटवर्किंग आप पढ़ के फिर जाएं। स्पेशली सिस्को का एक कोर्स है IT एसेंशियल, जितनी आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, या नेटवर्किंग एसेंशियल का एक कोर्स है, CCNA भले आपको ना आता हो, नेटवर्किंग एसेंशियल आपको आता हो, देन आप फॉरवर्ड हो क्लाउड पर। तो आपकी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, स्पेशली जब हम सबनेटिंग कर रहे होते हैं क्लाउड के अंदर, तो हमें पता नहीं चल रहा होता हमें पब्लिक क्या करना है, प्राइवेट क्या करना है, तो हम बड़े अजीब हो रहे होते हैं। तो ये हमारे वो चीज़ें हैं जो हमने करनी है। अच्छा, दूसरी RDS और तीसरी है लैम्डा फंक्शन। ये चीज़, तीनों चीज़ों को आपने सबसे पहले तो चेक करना है, क्योंकि स्टार्ट जब भी हम करते हैं किसी भी चीज़ को तो ये तीन चीज़ों से हम करते हैं AWS के अंदर। और जब हम बात करते हैं फ्यूजिंग और पोर्ट स्कैनिंग के, अच्छा पोर्ट नंबर जो होते हैं, पोर्ट नंबर्स वो याद रखिएगा, एज्योर पर यूज़ होते हैं, उन दो पर यूज़ नहीं होते। पोर्ट नंबर्स पता है क्या होते हैं? हर प्रोटोकॉल्स वगैरह के पोर्ट नंबर्स नॉर्मली होते हैं, जिसमें फॉर सपोज HTTP की हम बात करें, HTTPS की हम बात करें, तो HTTP क्या करता है, इंक्रिप्शन कर रहा होता है नॉर्मली HTTPS है ना, तो उसका पोर्ट नंबर क्या है 8080। तो तमाम जितने भी पोर्ट नंबर्स हैं वो पोर्ट नंबर्स बेसिकली हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो एक इंक्रिप्ट हो रहे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो उसमें कभी भी एज्योर के अलावा कहीं पर भी आपके पोर्ट नंबर्स यूज़ नहीं होते, इसलिए मैंने पिछली जो स्लाइड थी उसमें 2 जगह पर लिखा था कि आप पोर्ट नंबर से स्कैन नहीं करेंगे, और एक जगह पर लिखा था कि आप पोर्ट नंबर को स्कैन करेंगे। वो किस पर लिखा था? एज्योर पर, ठीक है। तो उसकी भी कुछ एज्योर वर्चुअल मशीन को आप सबसे पहले करेंगे, क्यों? क्योंकि एज्योर पर आप काम ही तब स्टार्ट करते हैं जब आप, क्योंकि हम EC2 बात करेंगे तो मैंने क्या कहा था, वर्चुअलाइजेशन काइंड ऑफ, लेकिन ये टर्म किसके लिए है? AWS के लिए। लेकिन ये टर्म किसके लिए है? एज्योर के लिए।
इसी तरह हम GCP की बात करते हैं तो लोड टेस्टिंग वगैरह हम कर रहे होते हैं नॉर्मली, जो भी हो रही होती है, तो लोड टेस्टिंग भी पता होगा, ठीक है। जितना भी वो बिजनेस मॉडल्स हम बना रहे होते हैं उसके लिए जितना भी उतरना होता है, ठीक है। नेक्स्ट करिएगा। तो ये वही चीज़ें हैं जो हमने करनी है बेसिकली, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम अटैक्स, तो अटैक्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं वैसे जनरल लाइफ में? OS ये एक कंपनी है या एक रिसर्चर्स का एक ग्रुप है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हर साल के नए नए जितने भी अटैक्स हो रहे होते हैं वो टॉप 10 पर हिला रहे होते हैं। वैसे अटैक्स तो हंड्रेड्स की तादाद में होते हैं ना डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है उनका एक टॉप 10 की लिस्ट लगा लेते हैं, भाई ये हैं अटैक्स। तो ये हैं वेब सर्वर्स के लिए, इनके लिए वेब सर्वर्स हो गए या नेटवर्किंग अटैक्स हो गए, या फिर हम नॉर्मली जो दूसरी नेटवर्किंग की डिवाइसेस होती हैं उसके लिए जो हम अटैक्स यूज़ कर रहे होते हैं वो ये। लेकिन हम जब क्लाउड की बात करते हैं लिमिटेशंस बढ़ जाती हैं। लिमिटेशंस जो है वो 10 की जगह 5 आ जाती हैं। बहुत सारे अटैक्स हैं जो परफॉर्म ही नहीं होते। तो वो कौन से अटैक्स हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं जिसकी वजह से क्लाउड को नुकसान हो? तो वो कुछ जो 5 हैं, मैंने क्या कहा 10 की जगह वो 5 आ जाते हैं। तो टॉप 5 टॉप जो अटैक्स होते हैं वो ये हैं, जो क्लाउड पर आप आसानी से कर भी सकते हैं और आसानी से आप जो है वो, और इसका जो नॉर्मली तरीकाकार होता है, जब भी आप क्लाउड पर जाते हैं तो आपको एक IP असाइन होती है, आप उसी पर ही काम कर रहे होते हैं। वो इधर वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जो भी हो, नो मैटर, लेकिन आपको एक IP असाइन हो जाती है। आप उस पर जो भी आपको इंस्टेंसेस बनाने हो, आपको जितनी वर्चुअल मशीन बहुत सारी बनाए, जो काम करना हो, आपको सिमुलेशन करनी हो, आप उसी के अंदर करेंगे। आप किसी को दिखाना चाहते हैं फॉर सपोज आप यहाँ पर कर रहे हैं काम, और जगह पर कोई और मॉनिटर कर रहा है, तो आप उसको सिंपली वो सारी एक IP एड्रेस बता दें, तो इसका मतलब नहीं है पूरी डोमेन नेम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। इस वजह से मैंने ये अटैक का एक सिनेरियो बनाया, और इसी से ही जो है ये जो है बेसिकली इस लिंक पर अभी मैंने डिलीट कर दिया है, लेकिन ये मेरी एक टॉक थी ऑनलाइन ही, उस पर क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था, बहुत 2 घंटों का टाइम था, तो हमने क्या किया था कि थोड़ा सा इसको परफॉर्म किया था। तो ये उसके लिए मैंने यहाँ पर लगाया, और सिंपली मैं यहाँ पर गया उस दिन, लेकिन अभी मैंने डिलीट कर दिया है, तो अभी शायद आपको ना मिले, लेकिन वो टॉक की लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि इनमें से 2 हमने अटैक परफॉर्म किए थे लाइव, और अपनी ही एक वर्चुअल मशीन बनाई, उन पर अटैक किया, कैसे होता है कैसे नहीं होता, और हमने ये आखिर में देखा कि भाई सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉरगेटिंग का अटैक फॉर ये होता है, ये नहीं होता, वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे चलिए। तो ये टॉप 5 अटैक्स हैं जो कि आप, अच्छा सबसे पहला हमारा क्या था, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फेज था। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के कुछ टूल्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 टूल्स हैं। नॉर्मली आपको ऑटोमेटेड तरीके से ये दे देंगे आपको, ठीक है। आगे चलें। ये एक सिनेरियो है, ऐसे आपको डिटेल्स मिलती हैं। RS से प्राइवेट की आपको मिलेगी आगे, और DS से प्राइवेट की मिलेगी आपको, EC प्राइवेट की मिलेगी। तो ये कीज़ यहाँ पर नॉर्मली VMs में यूज़ हो रही होती हैं। तो ऐसा एक सिनेरियो है, जस्ट लाइक नॉट, हमने वो इसका सोर्स भी रेपोजिटरी है, इसी में जाके आप चेक करेंगे, इसका पूरा अटैक वहाँ पर पड़ा होगा, और आप सिंपली चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे करिए। ओके, सो यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट। इट्स टाइम टू स्टार्ट योर डेमो, सिलेक्ट योर डेमो और स्टार्ट योर डेमो। तो अभी हमने डेमो नहीं करना क्योंकि, लेकिन हम आगे अब जाएंगे। यहाँ तक हो गया हमारी प्री रिक्विजिट्स, एक रोड मैप, कैसे अटैक होता है, कैसे आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग पहले करेंगे, फिर वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करेंगे, फिर हम अटैक करेंगे। वो हमने सारी टूल्स या टेक्निक्स या टॉप 10 जो टॉप 5 जो अटैक्स वो हमने देखे। अब आप यहाँ पर करेंगे ये अटैक्स जितने भी होंगे, तो आप नॉर्मली जो फोकस करें स्टार्ट में फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, एज़्योर हो आइदर या आप AWS यूज़ कर रहे हो, तो आप ये 2 टूल्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं सिंपली। वजह यह है कि इनके जो रिसोर्सेज हैं वो आपको सुकून के साथ पब्लिकली मिल जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको वो उसका रिसोर्स मिल जाए। आजकल डेवलपर्स होते हैं ना मार्केट के अंदर, वो क्या करते हैं, वो अपना कोड बहुत कम लिखते हैं। क्या करते हैं, स्लैक से उठा लिया, गिटहब से उठा लिया कोड, उसको चेंजेस कर बस
वो फिर क्या होता है, उसके बाद वो वेबसाइट भी फिर वैसी ही बनेंगी कि वो फिर अजीब से वो कुछ वहाँ से उठाते हैं, कुछ वहाँ से वल्नरेबिलिटीज भी फिर वैसी होती हैं, फिर सिक्योरिटी वाले को जो अच्छा खासा टाइम लगता है उसको सही करने में आगे करें। तो इसलिए ये दो हैं। अच्छा, ये टूल्स हैं कुछ, लेकिन ये डिफेंसिव सिक्योरिटी के हैं, ठीक है। तो उस पर हम बात नहीं करें, लेकिन इस पर आप जाएं, बिल्कुल जाएं और डिफेंस की तरफ भी जाएं, पहले अपना डिफेंस भी करें फिर आप करें। लेकिन आज का हमारा जो टारगेट था ऑफेंसिव सिक्योरिटी था, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा स्किप करके हम जाते हैं यहाँ पर। ये डिफेंसिव का पूरा कोड कैसे होता है ये पूरा है वैसे, लेकिन क्योंकि 1 घंटे का हमारा सेशन था तो काफ़ी टाइम लग गया वैसे भी। रीप्लान्स टूल्स आगे करिएगा। कुछ टूल्स हैं जो फ्री एक्सेस हैं, रिसोर्सेज हैं, आप यूज़ करें क्लाउड के लिए। अगर मोबाइल में रहा हूँ तो आप इसकी तस्वीर निकाल लें। ये एक काइंड ऑफ कहा जाए कि रिसोर्स है, यहाँ से आप जाएं, क्योंकि सबसे पहले एज्योर के लिए आपको मैं ये सारी बातें जितने भी रिसोर्सेज दूंगा एज्योर की दूंगा, नॉट AWS। AWS फ्री नॉर्मली कुछ भी नहीं दे रहा होता, वो बहुत कंफ्यूज आदमी है, ठीक है। तो आप एज्योर पे जाएं और सबसे पहले तो यहाँ पर आपके बहुत सारे रिसोर्सेज नीचे होंगे। और सपोज आप करना चाहें फॉरगेरी पर काम, यहाँ पर आप सर्च करें, यहाँ पर, ठीक है, आप सर्च करेंगे, जितना भी उसका रोड मैप होगा भाई वो बताएगा आप ये करें, उसके लिए चाहिए होता है, उसके लिए चाहिए, एक पूरा जो ब्लॉग की शक्ल में आपको मिल जाएगा। तो एक ये रिसोर्स है, बहुत अच्छा रिसोर्स है, आप इसको यूज़ करें। अगला करें। दूसरा है ये, आप इसमें ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं एज्योर के, और ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं एज्योर के जो पढ़ा रहे होते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट नहीं है, इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं इनको, एड्स वगैरह आ रहे हैं। तो एड्स वगैरह आएंगे, नो डाउट आएंगे, क्योंकि वो फ्री दे रहे हैं तो कुछ तो उनको भी कमाना है ना। तो यहाँ से आप फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जितने भी हो रहे होते हैं एज्योर के लिए, पहले एज्योर सीखें फिर उस पर आप सिक्योरिटी टेस्ट करें ना, तो उसके लिए रिसोर्स है। अगला आगे करें। उसके बाद ये लैब्स हैं। लैब्स 2 टाइप्स की आपको ऑफर करता है एज्योर, एक है सेल्फ बेस्ड लैब, तो दूसरा है कि आपको इंस्ट्रक्टर लीड। इंस्ट्रक्टर लीड ये होता है कि आपको कोई इंस्ट्रक्टर होगा, वो डे टू डे पढ़ाएगा जो भी है। सेल्फ बेस्ड आपको वो पूरी या तो वीडियोस दे देंगे, आपको कुछ रिसोर्सेज दे देंगे, आप खुद पढ़ें, आप खुद जो है वो प्रैक्टिस करें, आपको कोई वो कुछ नहीं करेगा। तो दोनों हैं। और जो इंस्ट्रक्टर लीड्स हैं वो आपसे कुछ चार्ज करेंगे, फ्री नहीं है। सेल्फ बेस्ड जो है वो फ्री हो सकते हैं, तो इस वजह से ये तीसरा रिसोर्स है। तो आगे करें, ये नोट कर लिया मेरे ख्याल से, ओके। अच्छा, उसके बाद किसी भी चीज़ को आप जब टेस्ट करेंगे, तो आपके पास पहले सिनेरियो तो बना हुआ होना चाहिए ना। एक सिनेरियो क्या है कि आपके फॉर सपोज एक वेबसाइट होगी तो आप उसको टेस्ट करेंगे ना सीखने के लिए। तो एज्योर के अंदर पहले आपको पूरा सिनेरियो बनाना पड़ेगा, फिर पता नहीं क्या क्या। तो आपके पास ये बने बनाए हैं सिनेरियो, ये फॉर सपोज ये पूरे बने हुए हैं। आप जाकर अपनी डिमांड पर आप जाएं, आपको राउटर्स चाहिए, आपको कोई फॉर सपोज वाईफाई मॉड्यूल्स चाहिए, आपको वेब सर्वर्स चाहिए, आपको सब डोमेन्स वगैरह चाहिए। आप यहाँ से उसको अटैक करें और ये आपके पास बने बनाए आर्किटेक्चर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। आगे करें। OVA फाइल्स की शक्ल में, OVA पता है ना क्या होता है, वर्चुअल मशीन। अच्छा, अब यहाँ पर जो बात आती है, कभी भी आपने ये नहीं कहना कि हमने एक दफ़ा टेस्ट करवा ली अपनी वेबसाइट को। अगर ऐसा होता तो होता क्या है कि फॉर सपोज मैं भी काम अगर कर रहा हूँ तो मीज़ान बैंक वाले क्या कहते हैं कि आप एक दफ़ा करें, अगले महीने मुझे निकाल के छोड़ देते। तो ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड है बेसिकली वो किसी भी वक्त मतलब आपके पास वल्नरेबिलिटी आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है। कोई छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन आपने मिस कर दी, कोई छोटा सा आपने काम ऐसा कर दिया, डेवलपर से कोई खराबी हो गई, फायरवॉल्स की तरफ से कोई मसला आ गया, आप फंस जाएंगे। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि बस इट्स इनफ। आप कॉन्टीन्यूसली आप करते रहते हैं, आपके पास वो बंदा होना चाहिए जो टेस्ट करता रहे। तो ठीक है, आएगा। अच्छा, तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं हमारे, और जो कि जहाँ से मैंने कुछ कलेक्शन की है। आगे करें। और ये कुछ पिक्चर्स के रिसोर्सेज हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा टिपिकल बनाई थी ये स्लाइड्स, ताकि नॉर्मली आगे। तो अगर हमारे जो 3 पेजेस थे उनमें से या फिर जो भी हो,
कोई भी सवाल हो आपका तो आप सिंपली जो है वो पूछ लें, ताकि कहीं से भी हो, जो भी हो। और उसके बाद आपकी थोड़ी सी नाम और ईमेल आपके पर्चा चला दिया आपने, आप वो चलाएं। आपको सर्टिफिकेट्स जो हमने कहे थे वो ईमेल्स पर सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो जो पेजेस थे उस पर आप अपना नाम लिखें पूरा और अपनी ईमेल लिखें सिंपली। तो और तब तक ये चले, तब तक आप काइंडली सवाल जो हो तो वो कर सकते हैं आप, जो भी। है कुछ इसके बारे में? हाँ देखें यार, हम जब भी बात करते हैं ना नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग के अंदर कुछ चीज़ें हमें जानना लाजमी होती हैं। जब हम वेब सर्वर्स की बात करते हैं, सबसे पहले आपका DNS पर काफ़ी काम होता है, एक चीज़ है। दूसरा आपका जो कॉन्फ़िगरेशन cPanel पर हो रही होती है, दूसरे पर आप जो देख रहे होते हैं, तो आप उस कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे होते हैं जो स्पैनिंग हो रही होती है। तो वो वाली कॉन्फ़िगरेशन है जो स्पैनिंग आप कर रहे होते हैं, ट्रीज बना रहे होते हैं। तो ये लास्ट टाइम पे मैंने जो लैपटॉप में थे वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे वहाँ पर। इसलिए कैसे हम निकालते हैं नेटिंग, कैसे करते हैं, एक होता है सबनेटिंग, एक होता है नेटिंग, अलग अलग तरीके से दोनों होती हैं। तो हम करेंगे, ये बहुत अहम चीज़ है, ठीक है। सबनेटिंग से ज़्यादा नेटिंग अहम चीज़ है, जो कि हम ज़्यादा इसको वो देखते नहीं हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये होगा। और इसके अलावा जो सर्टिफिकेशंस का था सवाल मैंने देखा था गूगल फॉर्म को, जो फॉर्म था हमारा कि कौन कौन सी करनी चाहिए। तो सर्टिफिकेशंस की जहाँ तक बात है, आप स्टार्ट करें नेटवर्किंग के किसी कोर्स से। और साइबर ऑप्स नॉर्मली फ्री ऑफर हो रहा होता है, सिस्को का फ्री नहीं है, लेकिन कुछ अकेडमीज हैं जो कि फ्री करवा रही होती है। साइबर ऑप्स से आप स्टार्ट करें, साइबर ऑप्स एसोसिएट्स, उसके बाद आप जाएँ फिर क्लाउड सिक्योरिटी की तरफ, ठीक है। तो ये 3 सर्टिफिकेशन है। अगर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन कोई आपको चाहिए तो आप देखेंगे कि कौन सा आपको चाहिए, ठीक है। आपको कौन सी चीज़ चाहिए, आप देखेंगे। और सपोज आपको एज्योर पर काम करना है, तो एज्योर का कोड है AZ500। AZ500 करके एक सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो वो आप करें फॉर एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है। नॉर्मली मेरे ख्याल से $100 में हो जाएगी, लेकिन $100 में बहुत ज़्यादा है, तो मैनेज करना पड़ेगा पहला। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरनेशनल जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको फ्री कुछ मिल जाती हैं, तो आप उनके साथ ताल्लुकात रखें, आपको फ्री दे देंगे वाउचर्स वगैरह। तो ये होता है। और ताल्लुकात ऐसे नहीं बनते, ताल्लुकात बनते हैं किसी भी चीज़ में आप अपने आप को अगले बंदे को शो करवाएं कि मैं बहुत बड़ा एंथुसियास्ट हूँ इस चीज़ में, तो वो खुद ही पिघल जाएगा। ये सबसे आसान है, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, ठीक है। तो मैंने 3 सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट की फ्री की हैं, और मेरे पास ओवरऑल 5 हैं माइक्रोसॉफ्ट की, जिनमें से मैंने 2 पैसे दिए थे, 2 के वो भी हॉफ कैसे दिए थे, सर ने एक हेल्प की थी मेरी। मुझे स्टूडेंट ID एक चाहिए थी, तब होता था, अब नहीं हो रहा। .edu.pk वाली जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की एक ID होती है ना नॉर्मली, तो वो यहाँ पर नहीं बनाते, मैदान में तो मेरे ख्याल से देते हैं, यहाँ पर नहीं देते। तो मैंने वो ली, तो उसमें से वो फिर हमें 70% ऑफ मिला, उससे 30% पैसे या जो भी। उसके अलावा भी कुछ दोस्त हैं इंटरनेशनली जो उनको दिखाया कि भाई हम थोड़े एंथुसियास्ट हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो भी है, उन्होंने फ्री वाउचर दे दिए। एक कोर्स में तो वाउचर भी नहीं था, ऐसा हुआ कि ईमेल उनके पास थी और एग्ज़ाम जो है वो स्केड्यूल हो गया, और मुझे मैसेज आ रहा है, कॉल आ रही है कि आपका हमने एग्ज़ाम स्केड्यूल कर लिया है, आप संडे पर आप दीजिएगा। और वो मैं फेल हुआ था, तो पैसे जहाँ पर उन्होंने बताया था फेल हुआ था मैं कॉल नहीं कर रहा था अजीब तरीके से वो। तो उसके बाद भी उन्होंने इतना मेरे को वो किया, अगला जो उनको वाउचर मिला वो उन्होंने दोबारा मुझे दे दिया। तो ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो थोड़ा सा आप उनको दिखाएंगे किसी को भी जो हैं, तो आपको खुद ही हेल्प करेंगे।
आप अपने आप को दिखाएं। एक यहीं से एक बंदा था, पता नहीं कौन था, उन्होंने मुझे मैसेज किया था ये चाहिए, मुझे उसी वक्त ही वो पता नहीं क्या हुआ, मैंने 10 से 15 उनको लिंक्स भिजवा दिए। मैंने कहा काम करो यार, पढ़ लो और क्या। तो ऐसा होता है, किसी को भी हो तो उसको आप शो करवाएं पहले, ठीक है। तो और कोई हो सवाल? अगर उन पे करेंगे तो फिर क्या होगा? नुकसान ये है कि आप अगर फॉर सपोज करेंगे, उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वो मेरे पास एक पहले लैपटॉप था, वो ऐसे ही मेरा जल गया था। जल गया मतलब अजीब अजीब वो वायरस आ गया और माशाल्लाह हो गया। तो ये नुकसान होते हैं, आपको डिफेंड कर रहा होता है ना, वो भी आपको अटैक बैक करेगा। ऑफेंसिव का ही मतलब है ना, आपको छोड़ेगा नहीं वो फिर। हाँ, तो क्या करें आप उनका, पहले अपने आप को सिक्योर करें, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत अच्छे अच्छे VPN लगाएं, काली लिनक्स पर काम करें, उस पर भी वर्चुअल मशीन बनाएं, उसके अंदर वर्चुअल मशीन पर जाकर आप काम करें। और सपोज अगर मैं ये कह रहा हूँ, मैंने बहुत दफ़ा एग्जाम्पल भी दी ये है फॉर सपोज, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आईफोन क्या है, आप मान जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है कि आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप जब इसको खोलेंगे तो आपको पता चलेगा तो चाइना गया है, ठीक है। तो इसलिए अगले को आप थोड़ा बेवकूफ़ बनाने के लिए जो पहली ट्रिक होती है, आप अपने आप को वर्चुअल मशीन में डालें ताकि आपका एक स्टेट वो ऐसा ही एक होता है वो भी। हाँ, क्लोन्स यूज़ करें, जो भी ऐसी जो ट्रिक्स होती हैं वो आप यूज़ करें। बहुत सारे और भी ट्रिक्स हैं, गिट पर, गिट लीक्स पर आपको 5 से 6 और ट्रिक्स मिल जाएंगे इसके, आप किस तरह की। हाँ, और कुछ अच्छा, एक काम करें आप सब आप लोग अटेंडेंस रजिस्टर करवाने के लिए नैनोटेक पे पेज देना है फेसबुक पेज पे, और वहाँ पे जाके गूगल फॉर्म है वो फिल कर कीजिए। और फिर चलें एक काम करें, चलिए भी ठीक है, अभी इतनी लेट हो रही है, बहुत सारे हैं, तो fb.com जाएंगे आप, /NANOTECHX ये होगा, उसके अंदर एक फॉर्म शेयर कर देते हैं नहीं भाई या कोई भी, तो आप उस पर जाके गूगल फॉर्म फिल करें, उसके नीचे एक कमेंट्स होगा, आपको जो चीज़ अच्छी लगी, जो गंदी लगी, जो इसमें इम्प्रूव होनी चाहिए वो आप लिखें, या जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो आप लिखें, ठीक है। तो इस पर जाएंगे आप NANOTECHX, यहीं पर ही आपको जो है वो फेसबुक पेज पर एक लिंक गूगल फॉर्म की मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, तो लिख लेता हूँ यहाँ पर, तस्वीर निकालें पहले आपसे चलेगी।